हेलो डियर इग्नो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले बीपीएससी 102 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम स्किप नहीं करना है। ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 इससे पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर दिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल पे जाके देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि इग्नू के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहे। आज हम बात करने वाले फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 का। ये है कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान का उद्देश्य एक ऐसा लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान ने मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तथा मौलिक कर्तव्य का समावेश किया है। ये तीनों संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ है, जहाँ मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सरकार को कल्याणकारी नीतियों बनाने का मार्गदर्शन देते हैं और मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध कराते हैं। तो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन्ड वे में बताया है, तो अगर मैं पूरा एक्सप्लेन वे में बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट्स एंड क्रिस्पी बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, याद रहे और आप ये चीज़ अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहला है मौलिक अधिकार, ये हमें मिलने वाला ये अधिकार है। उसके बाद दूसरा जो होता है ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब है सरकार के लिए जो दिशा निर्देश प्रदान करे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया। तीसरा है मौलिक कर्तव्य। इन तीनों उद्देश्य को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी देश बनाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार ये वे अधिकार होते हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है ताकि वह सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो सबसे पहला है बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कानून के सामने सभी बराबर है। यदि किसी स्कूल में किसी बच्चे को उसकी जाति के कारण प्रवेश नहीं दिया जाता तो अपने मौलिक अधिकार का सहारा लेकर न्यायालय जा सकता है। तो अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब ये ध्यान रखना है कि मुझे क्या मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये सरकार को बताते हैं कि देश का विकास कैसे करना। इन्हें अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकार को इनका पालन करना चाहिए। जैसे सभी को समान शिक्षा मिले, गरीबों का कल्याण हो, समान काम के लिए समान वेतन मिले, पर्यावरण की रक्षा हो। आसान उदाहरण के लिए आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि सरकार ने मिड डे मील, आयुष्मान भारत, मनरेगा जैसी योजनाएं चलाती। ये नीति निर्देशक तत्वों की भावना पर आधारित है। तो डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या बताया गया कि सरकार को क्या करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में इसका आपको जिक्र देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया कि संविधान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, पर्यावरण की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि आप सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते और पेड़ लगाते तो आप अपना मौलिक कर्तव्य निभा रहे हैं। याद क्या रखना कि मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं अब मैंने बताया कि नागरिकों को उनके दायित्व का बोध कराते हैं, राष्ट्रीय एकता व अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप भाग 3 में मौलिक अधिकार देखोगे, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में मिलेगा और मौलिक कर्तव्य 4 में मिलेगा। और ये अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेगा और मौलिक कर्तव्य 51A में आपको देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और मौलिक कर्तव्य का है कि नागरिकों में कर्तव्य एवं अनुशासन की भावना विकसित करना। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका निष्कर्ष में बताऊं तो मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को जन कल्याणकारी नीतियां बनाने की दिशा देते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं
तब एक मजबूत लोकतांत्रिक और विकसित भारत का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। 5वां नंबर क्वेश्चन है और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह समझा था कि देश में कभी भी ऐसी असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती जिनसे राष्ट्र की सुरक्षा, लोकतंत्र और प्रशासन पर गंभीर संकट आ सकता है। ऐसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए गए। ये प्रावधान आपको संविधान के भाग 18 में देखने को मिलेगा, जो अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। आपातकाल के दौरान जो है केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां देखने को मिलती है। मतलब कि भारतीय संविधान में ये एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि देश कोई बड़ा संकट आ जाए तो सरकार जल्दी और प्रभावी तरीके से काम कर सके। इसी व्यवस्था को आपातकाल कहते हैं। आपातकाल के समय केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिल जाती है ताकि देश की सुरक्षा, एकता और स्वस्थ व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद भारत में आपको 3 प्रकार के आपातकाल देखने को मिलेगा। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में इसको बताया गया है। ये कब लगाया जाता है? तो युद्ध के दौरान, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के जब हो तब ये इसको लगाया जाता है। पर इसका प्रभाव क्या है? तो केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कुछ मौलिक अधिकारों पर अस्थायी रोक लग सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि किसी दूसरे देश ने भारत पर हमला कर दिया तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये समझ में आया। उसके बाद दूसरा जो है ये है कि राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 356 में इसका मेंशन देखने को मिलेगा। ये कब लगाया जाता है? तो जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती या सरकार गिर जाती है तब आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव क्या है? तो राज्य सरकार हट सकती है, राज्य विधानसभा निलंबित या भंग हो सकती है, राज्य का शासन राष्ट्रपति के माध्यम से चलता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी राज्य में चुनाव के बाद कोई सरकार नहीं बनती तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अधिक आपको जानकारी चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर और पूरा एक्सप्लेन वे में पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर है वित्तीय आपातकाल। ये कब लगाया जाता है? तो जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए और सरकार को लगे कि वित्तीय संकट है। इसका प्रभाव क्या है? तो देखने को मिलेगा तो केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक निर्देश दे सकती है। सरकारी कर्मचारियों और न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। राज्यों के खर्चे पर नियंत्रण बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाए कि सरकार के पास खर्च चलाने के लिए पर्याप्त धन ना हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका महत्व क्या है? तो देश की सुरक्षा करना है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना है, सरकार को जल्दी निर्णय लेने की शक्ति देता है, आर्थिक संकट से निपटने में मदद करता है। पर इसकी आलोचना भी आपको देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाती है, नागरिकों के कुछ अधिकार सीमित हो जाते हैं, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे 1975 से 77 के राष्ट्रीय आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रताओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए। बाद में 44वें संविधान संशोधन जो 1978 द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय जोड़े गए। का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान देश की सुरक्षा, एकता और संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इनका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान में इन पर आवश्यक नियंत्रण भी रखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकता है, सकती है या नहीं? तो आपको समझना है कि भारत के जो राष्ट्रपति वो देश के संवैधानिक प्रमुख तथा भारतीय संघ के प्रथम नागरिक होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार सभी कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन अधिकांश कार्य में वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य क्या है? तो सबसे पहला आपको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करते हैं। इनका कार्य होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्यपालियों की नियुक्ति करना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, यूपीएससी के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करना। उदाहरण के तौर पर लोकसभा के चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है उसके नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
उसके बाद है विधायी शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इनके कार्य को क्या क्या होते हैं, तो इनका कार्य होता है संसद का सत्र बुलाना, लोकसभा भंग कर सकते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देते हैं, आवश्यकता होने पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा और तुरंत कानून बनाना जरूरी है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ। इसकी कार्य ये होती है कि उनकी अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। केंद्रीय बजट उनकी अनुमति से संसद में रखा जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। उदाहरण के तौर पर हर वर्ष बजट संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को दया याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। वो कर सकते हैं, जैसे उनके पास विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्रदान की गई है। क्षमा दान की शक्ति, सजा कम करने की शक्ति, सजा बदलने की शक्ति, दंड में कमी, दंड का परिवर्तन, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मान के चलो यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो वह राष्ट्रपति से दया याचिका कर सकता है। तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास ही देखने को मिलती है। उसके बाद है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल, जल और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। जैसे सेना के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। उसके बाद है कूटनीतिक शक्तियाँ। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। विदेशी राजदूतों के प्रत्येक पत्र स्वीकार करते हैं। जैसे विदेशों में भारतीय राजदूत राष्ट्रपति के नाम से ही नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ। ये भाग 18 के अंतर्गत आपातकाल घोषित कर सकते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में इसको बताया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 है। इस परिस्थितियों में राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती है तथा केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये सवाल है कि क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकते, तो इसका उत्तर जो समान होता है ये नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति अधिकांश मामले में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वो सीमित विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब प्रधानमंत्री का चयन करना, मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेजना, कुछ विधेयकों पर पॉकेट वीटो स्वीकृत रोकने का उपयोग करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 7 पावर से पहला है कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, कूटनीतिक, आपातकालीन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष ये है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण और राष्ट्र की एकता के प्रतीक है। वो कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, सैन्य, कूटनीतिक तथा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, फिर भी कुछ परिस्थितियों में उन्हें सीमित विवेकाधिकार प्राप्त किए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों की व्याख्या। तो भारतीय संसद जो पार्लियामेंट है ये भारत की सर्वोच्च विधायिका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो ये 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार को उत्तरदायी बनाना, वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना तथा देश का जनता का प्रतिनिधित्व करना है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसीलिए संसद शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। उसके बाद भारतीय संसद 3 भागों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सबसे पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं। यदि वो किसी भी संसद के सदस्य नहीं होते, एक चीज़ आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि संसद का अभिन्न अंग है और ये किसी भी संसद के अंग नहीं होते। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। संसद का सत्र बुलाते और स्थगित करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर संसद द्वारा कोई बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही वह कानून बनता है। उसके बाद दूसरा है लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा सबसे शक्तिशाली सदन है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई, हालांकि वर्तमान प्रभावी संख्या अलग हो सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये धन विधेयक केवल लोकसभा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। यहाँ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिससे कभी भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसका अधिकतम सदस्य बल 250 निर्धारित किया गया। उसके बाद संसद की शक्तियाँ क्या है, तो सबसे पहले आपको विधायी शक्तियाँ देखने को मिलेगी। ये संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये नए कानून बनाना, पुराने कानून में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना, इनका काम देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे नया शिक्षा कानून संसद द्वारा ही बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा है वित्तीय शक्ति, जैसे बजट पास करना, टैक्स लगाने की अनुमति देना, सरकारी खर्च को मंजूरी देना, ये सब चीज़ आपको वित्तीय शक्ति में देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद सरकार से सवाल पूछती है और उसके काम की समीक्षा करती है। जैसे प्रश्न काल आपको देखने को मिलेगा, शून्य काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा एवं बहस, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यदि सरकार ठीक से काम नहीं करती तो संसद उसे जवाब मांग सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा है संविधान संशोधन की शक्ति। ये अनुच्छेद 378 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। वो अनेक महत्वपूर्ण संशोधन जैसे 42वां 44वां संविधान संशोधन संसद द्वारा ही किए गए। उसके बाद न्यायिक शक्ति देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चल सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया चल सकती है। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। उसके बाद संसद के प्रमुख कार्य क्या है, तो कानून बनाना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, सरकार को उत्तरदायी बनाना, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, बजट और सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना। उसके बाद संसद का महत्व क्या है, तो भारतीय संसद जो है लोकतंत्र की आधारशिला है। यह जनता की इच्छाओं को कानून का रूप देती है, सरकार को उत्तरदायी बनाती है तथा संविधान की भावना के अनुरूप शासन सुनिश्चित करती है। संसद के माध्यम से विभिन्न वर्गों, राज्यों और समुदायों की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती है, इसलिए इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है। निष्कर्ष क्या निकला, तो भारतीय संसद लोकतंत्र की आधारशिला है। या कानून बनाती है, सरकार को जवाबदेह बनाती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है और संविधान की रक्षा करती है। इसी कारण संसद को भारतीय लोकतंत्र का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो ये देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान तथा संविधान का संरक्षण कहा जाता है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के 2 दिन बाद हुई। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकतंत्र, विधि के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमुख आधार है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना कैसे देखने को मिलती है, तो आपको इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 65 वर्ष आयु तक होता है। उन्हें केवल संसद द्वारा महाभियोग की विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। उसके बाद इनकी शक्तियाँ एवं कार्य क्या है, तो सबसे पहला मूल क्षेत्राधिकार। जब केंद्र सरकार और राज्य या 2 राज्यों के बीच विवाद होता है तो मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। यदि 2 राज्यों के बीच नदी के पानी का विवाद हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि किसी अपराध के मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया और पक्षकार असंतुष्ट है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तीसरा है परामर्श संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। जैसे यदि किसी नए संवैधानिक मुद्दे पर राष्ट्रपति को संदेह हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। उसके बाद है मौलिक अधिकारों का रक्षक। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसके बाद है रिट जारी करने की शक्ति।
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सबसे पहला हैबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं अवैध हिरासत से मुक्ति। दूसरा है परमादेश, लोक अधिकारी को कर्तव्य पालन करने का आदेश। तीसरा है प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही रोकने का आदेश देती है। उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करना। अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच करने के लिए। ये 5 रीट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। यदि संसद या राज्य द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उसके बाद है संविधान की व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। यदि संविधान की किसी धारा का अर्थ स्पष्ट न हो तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देता है। उसके बाद है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भविष्य के मामलों में उदाहरण माने जाते हैं। उसके बाद है लोकहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित याचिका की व्यवस्था के माध्यम से गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को भी न्याय प्राप्त करने का अवसर दिया है। इससे न्यायपालिका अधिक जनोन्मुख और सुलभ बनी है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है, तो ये संविधान की रक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करता है, लोकतंत्र और कानून का शासन मजबूत करता है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू तथा जनहित याचिका की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण माना गया है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। इसी उद्देश्य से न्यायपालिका को 2 महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। सबसे पहला है न्यायिक पुनरावलोकन, दूसरा है जनहित याचिका। समझते हैं सबसे पहले कि न्याय पुनरावलोकन क्या होता है। या इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह जांच करते हैं कि सरकार या संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि संसद ऐसा कानून बना दे जिससे लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाए तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, लोकतंत्र को मजबूत करना। उसके बाद इसका महत्व क्या है, संविधान सर्वोच्च बना रहता है, सरकार मनमानी नहीं कर सकती, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है जनहित याचिका। ये क्या है, इसका अर्थ होता है कि कोई भी नागरिक या संस्था समाज के हित में न्यायालय में याचिका दायर कर सकती, चाहे उसका उस मामले से व्यक्तिगत संबंध ना हो। इसका उद्देश्य गरीब, कमजोर और ज़रूरतमंद लोगों को न्याय दिलाना है। यदि किसी नदी में प्रदूषण फैल रहा है तो कोई भी नागरिक पर्यावरण की रक्षा के लिए PIL दायर कर सकता है। इसका उद्देश्य गरीबों को न्याय दिलाना है, मानव अधिकारों की रक्षा करना है, पर्यावरण की रक्षा करना, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर रोक लगाना है। उसके बाद इसका महत्व क्या है, तो गरीब और कमजोर लोगों को न्याय मिलता है, इससे पर्यावरण की रक्षा होती है, सरकार अधिक जवाबदेह बनती है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेन में जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान समय के अनुसार बदला है, संशोधित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संशोधित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन संसद संविधान में ऐसा बदलाव नहीं कर सकता जिससे संविधान की मूल पहचान, बेसिक स्ट्रक्चर समाप्त हो जाए। इसी सिद्धांत को मूल संरचना सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत 1973 के केशवानंद भारती नामक केरल राज्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। उसके बाद मूल संरचना का सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल विशेषताओं को बदल या समाप्त नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता कोई। ठीक इसी तरह संसद संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन उसकी नींव जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती। उसके बाद इस सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहला है शंकरी प्रसाद मामला जो 1951 में होता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके बाद आपको सज्जन सिंह मामला 1965 में देखने को मिलेगा कि संसद की संशोधन शक्ति को स्वीकार किया गया। तीसरा है गोलकनाथ 67
न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट केशवानंद भारती मामला जो 1973 में आया था, इसमें बताया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई। उसके बाद मिनर्वा मिल केस आपको देखने को मिलेगा 1980 में। न्यायालय ने कहा कि न्यायपूर्ण अवलोकन जुडिशियल रिव्यू भी संविधान की मूल संरचना का ही हिस्सा है। तो संविधान की मूल संरचना क्या देखने को मिलता है? संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, लोकतंत्र, गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्णावलोकन, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसका महत्व क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, संसद की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, लोकतंत्र की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना, भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत करना। तो ये चीज़ है। इसका आसान उदाहरण में समझाऊं तो आप ऐसे समझो, यदि संसद ऐसा कानून बनाए कि जिससे भारत में चुनाव नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उस संशोधन को रद्द कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना है। इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये कि मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित रहे और संविधान के मूल सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध विवाद का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे आपको आंसर्स दिख रहा होगा तो आप इसको तैयार कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपको अगर इसका पीडीएफ परचेस करना है तो आप हम लोगों से पीडीएफ परचेस कर सकते हो टेलीग्राम का, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी गेस्ट पेपर वगैरह परचेस करना हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। उसके बाद भारत की न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस कराए गए सभी को करके जाना है। आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में उनकी भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। तो इन क्वेश्चंस को एकदम नहीं स्किप करना है, आपको इन क्वेश्चंस को करके जाना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।